Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about to another population interaction, that is parasitism and commensalism. So first we will discuss about parasitism. Now parasitism is a kind of one-sided relationship because in this interaction one partner gets benefit while other partner has to face harmful effects. So in symbolic we can represent parasitism as प्लस माइनस. प्लस यानी कि एक स्पीसीज जो है उसे उस इंटरेक्शन में से बेनिफिट्स मिल रहे हैं और जो सेकंड स्पीसीज है उसे हार्मफुल इफेक्ट्स हो रही है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ plus minus interaction. In this interaction, the partner which is benefited यानी कि जिस पार्टनर को बेनिफिट मिल रहा है is called parasite, and other which is facing harmful effect or detrimental effect is called host. It is mode of life ensuring free lodging and meals. यहाँ पे जो पैरासाइट्स हैं वो होस्ट में से कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स, वाटर और उनकी जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो होस्ट में से एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो उनके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मोड की नीड नहीं होती. तो इसे हम फ्री लॉजिंग एंड मील्स मोड बोलते हैं. ईच पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक यानी कि कोई एक पैरासाइट जो है वो सारे होस्ट में सरवाइव नहीं कर पाता. हर एक पैरासाइट के लिए एक स्पेसिफिक होस्ट होता है और वो पैरासाइट सिर्फ और सिर्फ उसी होस्ट में सरवाइव कर पाता है. वो दूसरे किसी भी होस्ट में सरवाइव नहीं कर पाएगा. For example, if we talk about Escherichias, which is found in human intestine, then humans are host for the Escherichias. And second, host and parasites are co-evolved. अब यहाँ पे co-evolved का मतलब क्या है? अगर होस्ट है उसका इवोल्यूशन हो रहा है यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो पैरासाइट्स हैं उन्हें भी खुद की फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में चेंजेस और उन्हें भी इवेल्युएट करना होता है ताकि वो उस होस्ट में सरवाइव कर पाए. यानी कि अगर होस्ट का इवोल्यूशन हो रहा है तो कंपलसरी उस होस्ट के लिए जो स्पेसिफिक पैरासाइट्स है उनका भी इवोल्यूशन होता है. तो यहाँ पे होस्ट और पैरासाइट दोनों का इंटरेक्शन और जो इवोल्यूशन है वो साथ में होता है. तो दो स्पीसीज का साथ में इवोल्यूशन जो है उसे हम बोलते हैं को इवोल्यूशन और ये दोनों स्पीसीज जो है वो को इवॉल्व्ड हुई है. अब हर एक होस्ट जो है उसमें पैरासाइट्स सरवाइव कर पाए तो उसके लिए पैरासाइट्स जो है वो कुछ एडेप्टेशंस करते हैं. सो द एडेप्टेशंस ऑफ पैरासाइट्स टू सरवाइव इन दी होस्ट. नाउ हियर इज सम एडेप्टेशंस ऑफ पैरासाइट्स लाइक लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि ऐसे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स जो पैरासाइट के लिए नेसेसरी नहीं है वो धीरे धीरे लॉस होना स्टार्ट होते हैं. देन प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन और सगर. तो हमने पहले डिस्कस किया कि पैरासाइट जो है वो होस्ट में से न्यूट्रिएंट, वाटर और जो अदर रिक्वायरमेंट्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं. तो उस एब्जॉर्प्शन के लिए जो पैरासाइट्स है उन्हें होस्ट की आउटर सरफेस या फिर जो इनर ऑर्गन्स की मेम्ब्रेन है
उससे स्टिक होना होता है। तो उस स्टिक के लिए उनके पास एडहेसिव ऑर्गन्स होने चाहिए और न्यूट्रिएंट्स और वाटर एक्सेट्रा एब्जॉर्ब करने के लिए उनके पास एक ऐसा ऑर्गन होना चाहिए जो उन्हें एब्जॉर्ब कर पाए, जैसे कि सकर्स। तो ये जो एडहेसिव ऑर्गन्स और सकर है वो पैरासाइट को होस्ट पे सरवाइव करने के लिए हेल्पफुल है। देन लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे जो पैरासाइट्स है वो सबस्ट्रेट के जो सिंपलर फॉर्म है, यानी कि सिंपलर कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स एक्सेट्रा, इन सबस्ट्रेट को वो होस्ट में से एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारे जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये जो सिंपलर सबस्ट्रेट है उनका डाइजेशन नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड सबस्ट्रेट है। तो अगर किसी भी सबस्ट्रेट का डाइजेशन नहीं करना तो उनकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम की भी कोई नीड नहीं है। तो वो धीरे धीरे उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लॉस्ट होती है। देन हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। यहाँ पे जो पैरासाइट्स है वो होस्ट की बॉडी में खुद की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि उनके जो नंबर्स है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो उनके नंबर्स जो हैं, अगर उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो विद इन अ शॉर्ट टाइम दे विल गेट हायर पॉपुलेशन डेंसिटी। कम टाइम में उनकी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंच जाती है। तो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो, इसीलिए उनके पास हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। देन हाउ मच होस्ट रिक्वायर्ड बाय पैरासाइट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। Now many parasites require a single host to complete its life cycle. यानी कि कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही होस्ट में कंप्लीट करते हैं, जैसे कि जियार्डिया। तो जियार्डिया जो है वो एक प्रोटोजुआ है जो ह्यूमन में जियार्डियासिस डिजीज कॉज करता है। तो ये जो जियार्डिया है वो सिर्फ ह्यूमंस में होता है, यानी कि ह्यूमन जो है वो उसका स्पेसिफिक होस्ट है। और ये जो जियार्डिया है वो उसकी लाइफ साइकिल पूरी सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है। देन देयर आर सम पैरासाइट्स विच रिक्वायर मोर देन वन होस्ट एज देयर मेडिटरी वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल Plasmodium. Now Plasmodium is malarial parasite. It causes mainly malaria in humans. Now this Plasmodium requires mosquito as its vector and human as its host. तो अब यहाँ पे वेक्टर क्या है, तो जो ये प्लाज्मोडियम है उसे एक होस्ट में से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र के लिए हेल्प करें उसे बोलते हैं वेक्टर। अब हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखें तो प्लाज्मोडियम जो है वो होस्ट यानी कि ह्यूमन की बॉडी में बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो एंटर होता है। तो यहाँ पे आप जो ग्रीन कलर की देख रहे हो वो है उसके स्पोरोजोइड्स, जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म है जिससे वो इन्फेक्शन कर सकता है। वो ब्लड में एंटर होता है और ब्लड में से वो लिवर तक पहुंचते हैं और लिवर में उनका मल्टीप्लिकेशन होता है और उनके नंबर्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। अब जैसे ही इनके नंबर इंक्रीज हो गए तो वो लिवर में से बाहर आएंगे और जो ब्लड में आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उन पे अटैक करेंगे और रेड ब्लड सेल्स को बर्स्ट करेंगे और जो उसमें हीमोग्लोबिन है उसे कन्वर्ट करेंगे हीमोजाइन सबस्ट्रेट में। और साथ ही में
उनमें जो गैमेटोजेनोसिस की जो प्रोसेस है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज ऑल्सो अकर, यानी कि जब वो आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं तब प्लाज्मोडियम जो है वो गैमेटोजेनेसिस में एंटर होते हैं, और इस गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में मेनली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फॉर्म करते हैं। अब जैसे ही इस होस्ट को मॉस्किटो वापस से बाइट करेंगे तो उस होस्ट के ब्लड में ऑलरेडी प्लाज्मोडियम की मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, तो ये दोनों गैमेट्स जो है वो मॉस्किटो में एंटर होंगे और मॉस्किटो की बॉडी में उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज होंगे और वो फॉर्म करेंगे जाइगोट को। अब जाइगोट जो है वो कन्वर्ट होगा वापस से स्पोरोजोइट्स में, जो कि प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव फॉर्म है। अब ये जो स्पोरोजोइट्स है वो मॉस्किटो की जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसमें स्टोर होते हैं, और वापस से ये मॉस्किटो किसी हेल्दी होस्ट को बाइट करेगा तो वापस से ये जो स्पोरोजोइट्स है वो उसके ब्लड में एंटर होंगे और उनकी लाइफ साइकिल वापस से सेकेंड होस्ट में स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम जो है उसकी लाइफ साइकिल ह्यूमन और मॉस्किटो ये दोनों होस्ट को यूज करके कंप्लीट होती है। अब आप ऊपर वाले फोटो में जो देख रहे हो वो है आपके आरबीसी, और आरबीसी के बीच में जो आप पर्पल कलर की रिंग जो देख रहे हैं वो है प्लाज्मोडियम जिसने आरबीसी को इन्फेक्ट किया है। नाउ सेकंड इज ह्यूमन लिवर फ्लक्स, दैट इज फ्लक्स which is found in human liver. So it require two intermediate hosts. One is snails and second is fish, and one host that is human. So total it require 3 organisms to complete its life cycle. Now this human liver flux, by these stool of infected person, it enter into the water, or mainly the egg of that adult liver flux is enter into the water, and from the water it enters into the body of snails, and this snail act as first intermediate host. Now within this snail, this egg will convert in sporocyst, and then it convert in Cercaria structure, that is the structure or one stage of the life cycle of liver flux, in which it has a small flagella like structure, and then this Cercaria will enter into the body of fish, and this fish will act as second intermediate host, and within the fish this Cercaria lost its flagella and it convert into metacercaria, and when this fish which has already metacercaria in its body is consumed by any carnivorous animal including human, then these metacercaria will enter into their body and it will convert into adult human liver flux. So this is the organism which require 3 organisms to complete its life cycle, and 2 are intermediate host and 1 is the host. Now there is various types of parasites. First is temporary parasites. An animal which spend only a part of its life cycle as parasite,
यानी कि ऐसे एनिमल जो उनकी कंप्लीट लाइफ जो है वो एज अ पैरासाइट नहीं, बल्कि उनकी लाइफ साइकिल का एक पार्ट जो है वो सिर्फ एज अ पैरासाइट स्पेंड करते हैं, उसे हम बोलते हैं टेम्पररी पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल लार्वल फॉर्म, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका जो लार्वल फॉर्म है वो सिर्फ लार्वल फॉर्म में ही एज अ पैरासाइट सर्वाइव करते हैं। जैसे ही उनका लार्वल फॉर्म जो है वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो एज अ पैरासाइट सर्वाइव नहीं करते। तो ऐसे पैरासाइट्स को हम बोलते हैं टेम्पररी पैरासाइट्स। नाउ सेकंड टाइप इज permanent parasite, that is the animals which spend their entire life as parasite, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो उनकी पूरी लाइफ जो है वो एज अ पैरासाइट स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैपवॉर्म्स, एस्कारिस। इन दिस photo you can observe the ascaris which is found in human intestine, and this ascaris also cause ascariasis disease in humans. Now third type is ectoparasites. Ecto means outer surface, outside. तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के आउटर सरफेस पे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ectoparasites. The parasites which live on the outer surface of host. For example, mites and leeches. First is peck of leeches which absorb blood from the mammals or mainly in human. Now fourth type is endoparasites. Endo means inner side. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं उसे हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स. सो द पैरासाइट्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट इज नोन एज endoparasites. For example, plasmodium. This plasmodium lives in liver or RBC of human. Second is ascaris, which is found in intestine of human. So this was types of parasites. Now some hosts also do modification so that the parasite cannot come and contact with that host, because for host this interaction is very harmful. So mainly parasites cause reduce the host survival. वो होस्ट का जो सर्वाइवल रेट है उसे वो रिड्यूस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल रेट जो है वो टोटल 60 ईयर्स के लिए होता है, लेकिन अगर उसकी बॉडी में बहुत सारे पैरासाइट्स हैं तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो रिड्यूस हो जाएगा. देन इट विल रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ होस्ट, देन रिड्यूस reproduction ability of the host, and by causing all these effects the parasites will reduce the overall population density of the host. So these are the some changes in the host which is done by parasites. Now we will discuss mainly ectoparasites and endoparasites in detail. So first, ectoparasite. So ecto means outer surface. So the parasites which feed on the external surface of host organism is known as ectoparasites. For example, lice on humans. It mainly lives in scalp of human
and it absorbs blood from the scalp. Then ticks on dogs. So on the skin of dog, you may have observed these small ticks which absorb blood from the dog. Then another example is Cuscuta. It is a one type of plant or a parasitic plant because during the evolution process this plant has lost its chlorophyll. अब इस प्लांट के पास क्लोरोफिल ही नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते. तो अब ये प्लांट्स जो है वो सर्वाइवल के लिए एब्जॉर्बिंग रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और ये रूट्स जो है वो होस्ट प्लांट जो है उसके अंदर जाके होस्ट प्लांट में से न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. तो ये हैं वो एक तरह के पैरासिटिक प्लांट्स हैं. अब यहाँ पे आप जो नीचे डायग्राम में जो रेड कलर की स्टेम्स देख रहे हो वो है क्यूस्क्यूटा और जो ग्रीन लीव्स हैं वो है होस्ट प्लांट. तो यहाँ पे होस्ट प्लांट ये जो क्यूस्क्यूटा है वो होस्ट प्लांट पे कब तक रहेगा, तो जब तक होस्ट प्लांट सरवाइव कर रहा है तब तक ये जो क्यूस्क्यूटा है वो उसके आउटर सरफेस पे होता है. नाउ इज द फीमेल मॉस्किटो पैरासाइट और नॉट? Mainly the female mosquitoes absorb blood from the human. So why it is absorbing blood from the human? So mainly humans का जो blood होता है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक्सेस अमाउंट में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, amino acids, with vitamins, then some electrolytes. So it is a full of nutrients. So फीमेल मॉस्किटो जो है उसमें जो ओजिनेसिस की प्रोसेस होती है यानी कि जो फीमेल गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसे ह्यूमन ब्लड में से मिलते हैं और जो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट डेवलपमेंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स उसे ब्लड में से मिलते हैं. तो इसलिए फीमेल मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन बॉडी में से ब्लड एब्जॉर्ब करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंडोपैरासाइट्स दैट आर फाउंड विद इन द बॉडी ऑफ होस्ट. So the endoparasites live inside the host and in host it is not actually found in every organ of that host. अब ये जो एंडोपैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं लेकिन उसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होते. वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं जहाँ पे ये पैरासाइट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लीवर की बात करें तो वहाँ पे होते हैं लिवर फ्लक. आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हो ये फोटो जो है वो है लिवर फ्लक की जो ह्यूमन एंडोपैरासाइट है. नाउ किडनी फ्लक दैट इज फाउंड इन किडनी. अब यहाँ पे आप जो फोटो में देख रहे हो वो है किडनी फ्लक. देन प्लाज्मोडियम विच इज फाउंड इन आरबीसी और दिस प्लाज्मोडियम ऑल्सो फाउंड इन liver. So RBC and liver are only organ in which plasmodiums are found. Then second is lung flux in lungs. lungs में जो flux होते हैं उसे हम mainly बोलते हैं lung flux. So these were some endoparasites. Now in birds also parasitism is found. So how the parasitism is found in birds? So mainly this
parasitism is found during egg laying process of the bird. Mainly what is happened in this, the parasitic bird lays its eggs in the nest of its host and lets them to incubate them. अब यहाँ पे क्या होता है, जो पैरासिटिक बर्ड है वो अपने एग होस्ट बर्ड जो होता है उसकी नेस्ट में ले करती है और उन्हें वहीं पे इंक्यूबेट होने के लिए रख देती है। और जैसे ही हैचिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसके एग का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो फिनिश होता है और उसमें से बर्ड्स जो है वो उनका बर्थ होता है। तो अब यहाँ पे होस्ट बर्ड जो है वो एग जो है, जो पैरासिटिक एग है यानी कि दूसरे बर्ड के जो एग है उन्हें फाइंड आउट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैरासिटिक बर्ड है उसके एग वो होस्ट के एग के सिमिलर होते हैं। मेनली द एग्स ऑफ पैरासिटिक बर्ड्स आर सिमिलर इन साइज and color of the host egg. Now the famous example is of cuckoo, that is कोयल and crow. Mainly यहाँ पे कोयल जो है वो उसके एग क्रो के नेस्ट में ले करती है और जो क्रो हैं उन्हें इंक्यूबेट करता है। और क्रो जो है वो कोयल के एग को इजीली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे इस तरह से कोयल के जो एग्स हैं वो क्रो के थ्रू इंक्यूबेट होते हैं और उन एग्स में से वापस से जो कोयल के बर्ड्स है वो उनका बर्थ होता है। नाउ दैट वाज द पैरासिटिज्म। नाउ सेकंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज कमेंसालिज्म। Now, commensalism is a symbiotic interspecific relationship, and the partners which is involved in this interaction are known as commensals. So, in this interaction, one species gets benefit while other has no effect, that is no harmful effect or no benefits, that is neutral interaction. So by symbolic we can represent this interaction as +0, यानी कि इसमें एक स्पीसीज जो है उसे बेनिफिट मिल रहा है और जो दूसरा पार्टनर या फिर दूसरी स्पीसीज है उसे इस इंटरेक्शन से कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, ना ही बेनिफिशियल इफेक्ट और ना ही डेट्रीमेंटल इफेक्ट। सो दूसरा पार्टनर है उसके लिए ये रिलेशनशिप न्यूट्रल है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री एज एपीफाइट। यहाँ पे आप जो ग्रीन लीव्स देख रहे हो वो हैं ऑर्किड प्लांट के और जो आप ब्राउन स्टेम देख रहे हो वो है मैंगो ट्री। तो यहाँ पे ऑर्किड जो है वो सिर्फ मैंगो ट्री पे प्लेस्ड है, यानी कि वो सिर्फ उसके हैबिटाट है। वो मैंगो ट्री में से ना ही कोई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है और ना ही कोई वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्किड जो है वो मैंगो ट्री पे सिर्फ एज एपीफाइट सरवाइव करता है। तो यहाँ पे ऑर्किड जो है उसे एक हैबिटाट मिल रही है, यानी कि ऑर्किड को बेनिफिट मिल रहा है, वाइल मैंगो ट्री जो है उसे ना तो बेनिफिट मिल रहा है और ना ही कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो रही है। सो फॉर मैंगो ट्री इट इज अ न्यूट्रल रिलेशनशिप। नाउ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। अब आपने किसी ग्रासलैंड में जो ग्रेजिंग एनिमल है उन्हें देखा हो तो उसके आसपास जो है वो कैटल एग्रेट मेनली या फिर जो छोटे बर्ड्स होते हैं वो मेनली वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ग्रेजिंग एनिमल्स जो है वो ग्रासलैंड में वॉक करते हैं तो वो
ग्रास में जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लाई होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो स्मॉल बर्ड्स और कैटल एग्रेट हैं वो इजीली उन इंसेक्ट को एज देयर फूड ले सकते हैं। अब ये इंसेक्ट जब ग्रासलैंड में होते हैं तब जो बर्ड्स हैं वो उन्हें कैमोफ्लेज जो मैकेनिज्म है उसकी वजह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही ग्रेजिंग कैटल्स जो हैं वो वॉक करते हैं तो उसकी वजह से वो इंसेक्ट जो है वो ग्रास से बाहर आते हैं और जो बर्ड है उन्हें एज देयर फूड कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल बर्ड और जो कैटल एग्रेट है उन्हें इंसेक्ट्स जो है वो इजीली मिलते हैं, तो उनके लिए ये इंटरेक्शन बेनिफिशियल है। लेकिन ग्रेजिंग कैटल है उनसे इनको ना ही बेनिफिट हो रहा है और ना ही डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो रही है। नाउ अदर एग्जांपल इज सी एनीमोन एंड क्लॉन फिश। तो यहाँ पे आप जो थ्रेड ऑरेंज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है सी एनीमोन और सेकंड जो ऑर्गेनिज्म है वो है क्लॉन फिश। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सी एनीमोन है इसके जो आप फाइबर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो उसमें मेनली पॉइजन होता है। तो क्लॉन फिश जो है वो उसके अंदर सरवाइव करती है। ये जो पूरा सी एनीमोन का स्ट्रक्चर है क्लॉन फिश जो है वो उसके अंदर एंटर होती है। तो क्लॉन फिश जो है उसे जो दूसरे प्रीडेटर ऑर्गेनिज्म है जो क्लॉन फिश को एज देयर फूड कंज्यूम करते हैं उनके अगेंस्ट क्लॉन फिश को प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि जो सी एनीमोन में पॉइजन होता है उसकी वजह से प्रीडेटर्स जो है वो उसके पास नहीं आते। तो यहाँ पे क्लॉन फिश जो है उसे प्रोटेक्शन मिल रहा है, यानी कि वो क्लॉन फिश के लिए ये इंटरेक्शन बेनिफिशियल है, लेकिन सी एनीमोन के लिए ये इंटरेक्शन न्यूट्रल है। तो ये हमने डिस्कस किया कमेंसालिज्म विच इज प्लस जीरो इंटरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे एक पार्टनर जो है उसे बेनिफिट मिल रहे हैं और दूसरे पार्टनर के लिए ये न्यूट्रल इंटरेक्शन है। और सेकंड हमने डिस्कस किया पैरासिटिज्म, जो एक ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल है और दूसरे के लिए डेट्रीमेंट, यानी कि वो प्लस माइनस काइंड ऑफ इंटरेक्शन है। So that's all for today's lecture and that's your homework for today.